भाई साहब, हमें 1 साल की मोहलत और दे दीजिए। 1 साल के अंदर हम आपका सारा पैसा चुका देंगे। आपको तो पता है मेरे पति की तबीयत खराब होने के कारण हम आपका पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। भाई साहब, इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। थोड़ी अब मोहलत और दे दीजिए। जैसे आप 2 साल रुक गए, वैसे 1 साल और रुक जाइए। बस 1 साल की मोहलत और दे दीजिए भाई साहब। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ। मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जब तेरे पति को मुझसे पैसा लेना था तो 10 बार तेरा पति मेरे पास आकर हाथ पैर जोड़ता था, और आज आज जब तेरे घर पैसे के लिए आ रहा हूं मैं, तो तेरा पति बीमारी का बहाना बता रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा मत बोलिए। मेरा यकीन मानिए, आप चलकर खुद ही देख लीजिए अंदर मेरे पति किस तरह बीमार पड़े हुए हैं। 4 दिनों से तो उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया है। बहुत ही ज्यादा परेशान है हम लोग। मैं बनी मजदूरी करती हूँ और बनी मजदूरी करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ। मेरे पति बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। वो ठीक रहते हैं तो गैरेज में जाकर काम करते हैं, तो हमारा घर अच्छे से चलता है। वरना वो जब बीमार रहते हैं तो बहुत खराब कंडीशन हो जाती है घर की। भाई साहब, बस 1 साल की मोहलत दे दीजिए, सिर्फ 1 साल की। उसके बाद मैं आपका सारा पैसा पाई पाई करके चुका दूंगी। 1 लाख रुपए लिए थे मेरे पति ने, ब्याज सहित जो भी होगा सब दे दूंगी। मालिक, ये सच में बहुत परेशान है बेचारी। सच में इसकी पति की तबीयत बहुत खराब है। 1 साल की मोहलत दे दीजिए मालिक, बहुत दुखियारी है बेचारी। ठीक है, 1 साल की मोहलत दे रहा हूँ। अब मैं सीधे 1 साल बाद ही मिलूंगा। यदि 1 साल के बाद मुझे अपना पैसा नहीं मिला तो तेरा घर मेरे कब्जे में होगा। समझ में आई तुझे? हाँ भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने हमें 1 साल की मोहलत दी। आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं। कौन आया था? किसकी आवाज आ रही थी? अब तूने ये काम भी शुरू कर दिया क्या? घर में पराये मर्दों को बुलाकर बातचीत करने लगी है तू? अम्मा जी, ये क्या बोल रही हैं आप? जरा सोच समझ कर बोलिए। जो मुंह में आता है बोले जाती हैं, बोले जाती हैं। अरे आपको पता भी है कौन आया था? साहूकार आया था, जिससे इन्होंने 2 साल पहले 1 लाख रुपए लिए थे देवर जी की पढ़ाई के लिए। देवर जी तो पढ़ लिख कर नौकरी में लग गए, लेकिन देवर जी का फर्ज नहीं बन रहा है क्या कि थोड़ा थोड़ा करके पैसे पटाएं? अब आपको तो पता है कि इनकी तबीयत खराब है, ये गैरेज भी नहीं जा रहे हैं। यदि ये गैरेज जाते तो थोड़ा थोड़ा करके पटाते रहते पैसा। 1 लाख रुपए ही तो है। अब देवर जी 40-50 हजार रुपए महीने कमा रहे हैं। चाहते तो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा करके पटा देते। तो दोनों भाइयों के बीच में बोलने वाली होती कौन है? ये दोनों भाइयों के बीच का मामला है। तुझे बोलने का अधिकार किसने दिया है? और एक बात याद रखना, दोबारा यदि बीच में बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरे दोनों बेटों के बीच में दरार डलवाना चाहती है, फूट डलवाना चाहती है। क्या हुआ माँ? क्यों शोर कर रहे हो तुम दोनों? देखना बेटा, ये नाच बेटी तेरी भाभी ये बोल रही है कि देवर जी नौकरी में लग गए, देवर जी की नौकरी के लिए पैसे लिए थे, तो देवर जी पटा क्यों नहीं रहे हैं? वाह भाभी वाह! मतलब आपका कहने का मतलब क्या है? कर्जा भैया उठाए और पैसे मैं भरूं? ये कहाँ का न्याय है भला? और एक बात और, अब मुझसे ना आप कर्जा पटाने की बात ना करें तो ही बेहतर है। देवर जी, क्या आपको नहीं पता है कि आपके भैया ने साहूकार से 1 लाख रुपया उठाकर आपको दिया था, जो आपकी पढ़ाई में लग रहे थे? क्या आप भूल गए वो बात? अरे ऐसे कैसे कोई इंसान इतनी जल्दी इतनी बड़ी बात को भूल सकता है? अपने भाई के एहसानों को तो मत भूलिए। कम से कम उन्होंने अपनी रिस्क पर उठाकर आपको पैसा दिया है। भाई नहीं, वो तो आपके पिता जैसे बनकर रहना चाहते हैं। आपकी हर जरूरतों को पूरा किया उन्होंने हमेशा, और आज आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। जब वो लाचार है, मजबूर है, अपने शरीर से परेशान है, तो आप उनके साथ ऐसा करोगे? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो? तो आपका कहने का मतलब क्या है? क्या भैया ने 1 लाख रुपए उठाकर मुझे दिए हैं? अरे कोई पैसा वैसा नहीं दिया है उन्होंने मुझे। आपके पास क्या सबूत है कि उन्होंने मुझे 1 लाख रुपए दिया है पढ़ाई करने के लिए? मैं कुछ नहीं जानता, और दोबारा मुझसे इस विषय में कोई बात नहीं होनी चाहिए। भैया जाने और वो साहूकार जाने, मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस लिए 1 लाख रुपए लिया है। दोबारा मुझसे 1 लाख रुपए की बात नहीं होनी चाहिए भाभी। अरे मैंने अपनी मेहनत से नौकरी पाई है, भैया के पैसों से नहीं। लगता है आपकी आंखों में मेरी नौकरी खटकने लगी है। 40-50 हजार रुपए महीने जो कमा रहा हूं ना, वो आपकी आंखों में गड़ने लगा है। अब क्या है, भैया बीमार हो गए हैं तो वो कमा धमा है नहीं रहे, तो तुम्हारी आंखों में मेरे पैसे खटक रहे हैं। अब तुम मेरे पैसों पर कब्जा करना चाहती हो। बेटा, साहूकार आया था, बोल रहा था यदि 1 साल के अंदर पैसे नहीं दिए तो इस घर को वो अपने कब्जे में कर लेगा। बेटा, ये घर उन लोगों का थोड़ी ना है। नहीं इसने अपने बाप के घर से लाया है, और नहीं ये घर हमारे बड़े बेटे रमेश के नाम पर है। मैं तो कहती हूँ ये दोनों को निकालकर पुराने घर में शिफ्ट कर दो। ये लोग पुराने घर में रहेंगे, वहीं पर इनका डेरा रख देते हैं। इन लोगों के कारण हम क्यों घर से बेघर होंगे? ना जाने कहाँ पैसा उठाकर कहाँ कर दिया 1 लाख रुपए। जुआ में हार गया कि सट्टे में हार गया,
और आकर हमारे सर में भांडा फोड़ रहा है साहूकार। भाभी आप तो एक काम करो, हमारे पुराने वाले मकान में जाकर रहो आप, क्योंकि देखो वहां पर सारी सुख सुविधाएं हैं। यदि साहूकार ने वो मकान आपसे छीन भी लिया तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। ये मकान तो हमने अभी ही बनाया है, इतना बड़ा मकान यदि साहूकार छीन लेगा तो हम भला उस कच्चे मकान में जाकर रहेंगे क्या? मम्मी जी, आज आपने सौतेलापन दिखा ही दिया। आखिर लोग सही ही बोलते हैं, सौतेली माँ सौतेली ही होती है। वाह भाभी वाह, यदि मैं पैसा देने से मना कर रहा हूँ तो आप हम दोनों को सौतेला बना रही हैं। अरे ठीक है, सौतेला बोलो तो सौतेला ही सही। अब क्या भैया के साथ रिश्ता निभाने के चक्कर में हम अपना गला कटवा दें? तो मुझे सौतेला बोल रही है, मुझे सौतेली माँ बोल रही है। अरे तुझे मेरे बारे में पता ही क्या है? मनोज के जन्म लेते ही उसकी माँ चल बसी थी। मनोज 2 महीने का था तब मेरे सास ससुर ने मुझे ब्याह कर इस घर में लेकर आए थे। मनोज को मैंने पाला पोसा, सारे घर को संभाला है। अरे 10 साल तक तो मैंने बच्चे नहीं होने दिए, क्योंकि मैं मनोज को इतना प्यार करती थी। क्यों झूठ बोल रही हैं मम्मी जी? पापा जी ने खुद ही मुझे बताया है कि आपको बच्चे नहीं होते थे। वो तो भगवान की दया से आपको देवर जी ठहर गए, इसलिए आपने 10 साल का गैप किया है। और पापा जी ने तो मुझे सारी बात बताई है कि आप इनके साथ कितना कपट करती थी, कितना सौतेलापन करती थी। वो तो पापा जी अभी तक तो जिंदा रहते, टेंशन में पापा जी का देहांत हो गया है। ये सब देख के नहीं होता था पापा जी को। आप क्यों बता रही हैं मुझे? और हाँ मम्मी जी, जो आप हम लोगों के साथ कर रही हैं ना, बहुत गलत कर रही हैं। याद यदि आज पापा जी जिंदा होते ना तो ऐसा कभी ना होने देते। ठीक है, आज नहीं तो कल सबका समय आएगा। वक्त एक सा नहीं रहता है इंसान का। आज धूप है तो कल छाया आएगी, दिन है तो रात आएगी। इतना ताव किसे बताती है? अरे बीमार पति को तो लेकर बैठी है और ताव तो इतना बताती है। तेरे पति के जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, आए दिन तो बीमार होते रहता है। उनकी बीमारी कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है मम्मी जी, जिसका आप जिक्र कर रही हैं ना। कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। वो तो ऐसा है कि ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, इसलिए उनके हाथ पैरों में तकलीफ शुरू हो जाती है। और आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएंगे। इलाज चल ही रहा है उनका, आप उनकी तो फिक्र ना ही करें तो बेहतर है। शुरू से यदि इतना ध्यान दिया होता मेरे पति के ऊपर तो आज मेरे पति की हालत ऐसी न बिगड़ती। और आप क्या मुझे अलग करेंगी? मैं खुद अपने पति को लेकर इस घर से जा रही हूँ। मैं अपने पति को लेकर जाऊंगी और उनके सही से इलाज कराऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। वक्त वक्त की बात है मम्मी जी, आज मेरा और मेरे पति का वक्त बुरा है, इसलिए आप लोग इतना बोल रहे हो। जिस दिन हमारा वक्त सही होगा ना और आप लोगों का वक्त बुरा होगा, उस दिन आना फिर हमारे पास। मीना, हमारा वक्त बुरा होगा? जो इंसान 40-50 हजार रुपए महीने कमा रहा है उसका वक्त कभी बुरा नहीं हो सकता। भाभी जाओ जाओ, आप तो अपने बीमार पति को लेकर जाओ यहाँ से। मम्मी, मैंने चाचा और दादी की बातें सुन ली हैं। आप चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हमारे पापा भी ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो अपना बैग पैक करो, अपनी कॉपी पुस्तक सब रखो। सुनिए जी, उठिए, हमें अपने पुराने मकान में रहने के लिए जाना है। लेकिन सावित्री, पुराने मकान में क्यों जाना है हमें रहने के लिए? हम तो यहीं रहते हैं ना, यही हमारा मकान है ना। मम्मी जी और देवर जी का कहना है कि यदि हम इस मकान में रहेंगे तो साहूकार आकर इस घर को भी हड़प लेगा और फिर वो लोग कहाँ जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। इसलिए वो लोग बोल रहे हैं कि हमें पुराने मकान में जाकर रहना पड़ेगा। साहूकार आया था? क्या बोल रहा था साहूकार? बोल रहे थे कि पैसा नहीं मिला तो घर वो अपने कब्जे में कर लेंगे। मैंने उनसे एक साल की मोहलत मांगी है, बहुत हाथ पैर जोड़े हैं, मिन्नतें की हैं, जब जाकर साहूकार माना है। आखिर आपके भाई ने सौतेलापन दिखा ही दिया। बोल रहा है कि मुझे कोई पैसा नहीं दिया है, भैया ने पैसा उठाया था तो जुआ सट्टे में हार गया है। क्या ऐसा कहा उसने? हाँ, ऐसा कहा उसने। देख लिया आपने, जिस भाई के लिए आप इतना सब कुछ करते थे, अपने बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं की आपने अपने भाई के खातिर, और आज आपका भाई आपको इतनी बड़ी बात बोल रहा है कि आपने जुए सट्टे में 1 लाख रुपए हार गए होंगे। बोल रहा है कि मैं क्यों दूं पैसे, मैंने थोड़ी ना पैसे लिए हैं। साफ साफ इनकार कर रहा है वो। ठीक है सावित्री, कोई बात नहीं, आज वक्त उनका है तो बोल लेने दो। भगवान सबके दिन फेरता है, तुम चिंता मत करो। क्या बात है मम्मी पापा, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? बेटा, तुम्हारी दादी और तुम्हारे चाचा बोल रहे हैं कि इस घर से चले जाओ। तो चलो अपना सामान पैक करो, हमें अपने पुराने मकान में जाकर रहना है। इस तरह सावित्री का पूरा परिवार अपना बोरिया बिस्तरा पैक करता है और जाकर पुराने मकान में रहने लगता है। यहाँ सावित्री का देवर निशांत अपनी मनपसंद लड़की से कोर्ट मैरिज करके उसे घर ले आता है। सावित्री भाभी, सारे गांव वाले आपकी सिलाई की तारीफ कर रहे हैं। कितने अच्छे कपड़े सिल रही हैं आप। आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर आया है। कैसा ऑफर दीदी? भाभी, एक कपड़ा व्यापारी है जो पेटीकोट, गाउन, ब्लाउज
और ऐसे कई कपड़े हैं जिन्हें कटिंग करके देगा और आपको सिर्फ उन्हें सिलाई करके देना है। सिलाई करने के पैसे आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। फिर इतनी सिलाई आएगी भाभी कि आप सिलाई नहीं कर पाओगे, थक जाओगे सिलाई करते करते। और पैसों की कोई कमी नहीं होगी आपके पास। यदि आप बोले तो उस व्यापारी से मैं आपकी बात करवा देती हूँ। हाँ हाँ दीदी, आप बात करिए। अब आपको तो पता है पैसों की मुझे सख्त जरूरत है। आपके भैया के इलाज में कितने पैसे लग रहे हैं। हाँ भाभी, मैं बात करती हूँ। भाभी, जब आपको इतनी अच्छी सिलाई आती थी तो आपने पहले सिलाई क्यों नहीं की? अरे दीदी, सिलाई तो आती थी, मैंने शादी के पहले ही सिलाई में डिप्लोमा प्राप्त किया है, लेकिन मौका ही नहीं पड़ा ऐसा सिलाई विलाई करने का। अब जब अकेले अलग हो गई हूँ तो काम भी उतना नहीं रहता है, क्या ही करूंगी। और ऐसा है कि 4 पैसे आएंगे तो घर को चलाने में भी मुझे थोड़ा परेशानी कम जाएगी। इसलिए मैं सोच रही थी कि सिलाई कर ही लेती हूँ। बस वही सोचकर मैंने सिलाई मशीन को निकाला और सिलाई करना शुरू कर दिया। तो भगवान की दया से 100-200 रुपए दिन का आ ही जाता है। भाभी, कहने को तो आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन पड़ोसी होने के नाते मैं आपको जानती हूँ कि आप बहुत अच्छी हैं, दिल की बहुत साफ है। आपने हमेशा अपनी सास और देवर के साथ अच्छा ही किया है, लेकिन उन लोगों ने सौतेलापन दिखा ही दिया। काका जी के जाने के बाद तो वो दोनों एकदम ही बदल गए। मैंने सुना है कि उन्होंने बोला है कि ले जाओ इस सौतेले बेटे को। हाँ हाँ दीदी, यही तो बोल रहे थे वो कि इसकी माँ तो इसे पैदा करके मर गई, लेकिन मैंने इसे पाला पोसा है और ना जाने क्या क्या बोला है। खैर दीदी, मैं अपना समय उन लोगों की बातें करने में बेकार नहीं कर सकती। आप तो जाइए, व्यापारी से बात करिए। यदि हो सकता है तो कल से ही मुझे काम दिलवा दीजिए। मैं अधिक से अधिक सिलाई कर दूंगी उन्हें। जितना बोलेंगे उतनी सिलाई करके दूंगी, क्योंकि मुझे पैसों की अति आवश्यकता है। मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और बस कुछ दिनों की बात है, आपके भैया भी ठीक हो जाएंगे। उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। हाँ हाँ भाभी, ठीक है। यह कविता सावित्री की आर्थिक स्थिति देखकर कविता ने सावित्री से बात की और फिर व्यापारी से मिलवाया। व्यापारी ने उसे भरपूर सिलाई देना शुरू कर दिया। सिलाई के कपड़े इतने आते थे कि सावित्री सिल भी नहीं पाती थी और सिलाई के बहुत अच्छे दाम भी मिल रहे थे। सावित्री दिन रात मेहनत कर करके सिलाई करने लगी। अरे सावित्री, कितनी सिलाई करोगी? रात होने को आई है, हो गया, थोड़ी देर आराम भी करो। बस घर के काम से फुर्सत होती हो और अपनी सिलाई मशीन पकड़ लेती हो, थोड़ा सा आराम भी करना चाहिए। इस तरह लगातार सिलाई मशीन में बैठोगी तो तुम्हारी कमर में भी परेशानी हो सकती है। हाँ हाँ मम्मी, पापा सही बोल रहे हैं। कितनी मेहनत कर रही हैं आप। अरे भगवान हमें दे रहा है ना, इतना तो दे रहा है कि हम आराम से बैठकर दो टाइम की रोटी खा सकते हैं। बेटा, 50,000 रुपए तो मैंने जोड़ लिए हैं 6 महीने में। बस 6 महीनों की और बात है। 6 महीने के अंदर किसी भी हालत में मुझे 1 लाख रुपए और ब्याज देना है साहूकार को, जिससे हमें कर्ज से छुटकारा मिल सके। इसी कारण तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, दिन रात एक कर रही हूँ। साहूकार को मैंने वादा किया था कि मैं 1 साल में कैसे भी करके पैसा पटाऊंगी ही। मैं अपने वादे से नहीं मुकर सकती। अब इस कर्ज से छुटकारा पाने के बाद मुझे तुम लोगों का भविष्य भी तो बनाना है। सही बोल रही हो सावित्री तुम। सावित्री, अब मेरी तबीयत में भी काफी सुधार है। अब ऐसा लग रहा है जैसे पूर्णतः मैं भी स्वस्थ हो गया हूँ। तो एक काम करता हूँ, कल से मैं भी अपने काम में जाना शुरू कर देता हूँ। मैं भी पैसे कमाऊंगा, तुम भी पैसे कमाओगी, तो और जल्द हम साहूकार का पैसा पटा देंगे। ठीक है जी, जैसा आप उचित समझें। सावित्री ने 1 साल तक इतनी मेहनत की, दिन रात सिलाई कर करके उसने साहूकार को देने के लिए सारा पैसा जोड़ लिया था। साहूकार का पैसा पटाने के बाद दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन भी करवा दिया। अब बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। धीरे धीरे करके यूं ही समय बीतता गया, बच्चे बड़े होते गए। सावित्री ने अपने पुराने मकान को तोड़वाकर नया मकान बनवाया। सावित्री और मनोज ने कड़ी मेहनत करके डबल मंजिल का बहुत बड़ा मकान बनवाया। सावित्री का बेटा राज भी पढ़ लिख कर नौकरी करने लगा। अब तो घर में आय के स्रोत और भी ज्यादा बढ़ गए। धीरे धीरे करके सावित्री और मनोज ने घर में सुख सुविधाओं की सारी चीजें लगवा ली और एक 4 व्हीलर गाड़ी भी खरीद ली। अब तो मनोज और सावित्री के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से महीने का 1 लाख रुपए बच ही जाता था। उधर मनोज के सौतेले भाई का बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण मनोज के सौतेले भाई निशांत ने अपने दोनों पैर गवा दिए। अरे दोनों तो इतनी स्पीड में भाग रहे हैं। अरे बेटा, अपने अपने टिफिन तो लेकर जाओ कम से कम। अरे मम्मी सॉरी, एग्जाम के चक्कर में मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे अपना टिफिन भी लेकर जाना है। लाइए, मुझे दे दीजिए। राहुल बेटा, तू भी इतनी स्पीड में भाग रहा है, क्या तुझे भी ऑफिस जाने की जल्दी है आज? हाँ मम्मी, आज ऑफिस में इम्पोर्टेंट मीटिंग है मेरी, इसलिए जल्दी जाना है। बस इस चक्कर में मैं भी भूल गया। थैंक यू मम्मी, आप हमारा कितना ख्याल रखती हैं। दिन भर घर में काम करती हैं, उसके बाद हमारी मनपसंद की चीजें बनाना, हम लोगों का ख्याल रखना। थैंक यू। अरे बेटा, माँ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखेगी तो भला कौन रखेगा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, जाओ अच्छे से अपनी मीटिंग अटेंड करना। थैंक यू मम्मी। पूर्वी बेटा, जाओ अच्छे से एग्जाम देना। बेस्ट ऑफ लक। ओह थैंक यू मेरी प्यारी मम्मा। अब जाती हूँ, जल्दी से इनका भी टिफिन तैयार कर देती हूँ। ये भी अपने गैरेज जाएंगे, इन्हें भी तो गैरेज जाना है।
अरे कविता दीदी, और सुनाइए, कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। जब से आप शादी होकर ससुराल गई हैं, तब से तो हमको भूल ही गई हैं। अरे भाभी, अब ससुराल जाने के बाद कहाँ बार बार आना होता है, आपको तो पता है। और वैसे भी अब बच्चा भी हो गया है, मेरा बच्चा छोटा है, इस कारण ज्यादा आने भी नहीं मिलता है। और सुनाइए, मुझे तो आपके बारे में जानकारी मिली, बहुत खुशी हुई। देखिए, भगवान की दया से आपने डबल मंजिल का मकान भी खड़ा कर लिया, बच्चे भी आपके दोनों होनहार निकल गए और भैया भी ठीक हो गए। अब तो भगवान की दया से पैसे धेले की कोई कमी नहीं है आपके घर में। ये सब आपके ही एहसान है दीदी, आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती मैं। आप यदि उस दिन आकर मुझे सिलाई के बारे में जानकारी ना देती तो शायद मैं आज यहाँ तक ना खड़ी होती। दिन रात मेहनत करके मैंने सिलाई कर करके आज देखो क्या से क्या कर लिया। आपके भैया और मैंने दोनों ने बहुत मेहनत की है। भगवान की कृपा से बच्चे भी मेरी नौकरी में लग गए हैं। हाँ हाँ भाभी, सुना मैंने, बहुत खुशी होती है मुझे ये सब जानकर। और मेरा कोई एहसान नहीं है भाभी, ये तो सिर्फ मेरा काम था बताने का। चलिए ना, अंदर चलिए, चाय नाश्ता किए बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी। वैसे भी अब आपका कब आना होगा कब नहीं। अरे नहीं नहीं भाभी, फिर कभी आऊंगी मैं तो जरूर चाय नाश्ता करूंगी, अभी तो नहीं कर सकती, अभी बहुत जल्दबाजी में हूँ मैं। वैसे भाभी, आपको एक जानकारी मिली क्या? नहीं तो दीदी, किस बारे में जानकारी मिली? मुझे किसी विषय में जानकारी नहीं है। भाभी, मैंने सुना है आपके देवर निशांत का एक्सीडेंट हो गया है, जिस कारण वो अपने दोनों पैर गवा चुका है। क्या बात कर रही है दीदी? इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं हुआ। ये कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बताइए दीदी। भाभी, अभी 15 दिन ही हुआ है। अभी तो सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में ही एडमिट हैं आपके देवर। अभी 1 महीने और छुट्टी नहीं होती है। कोमा में थे, अभी तो 8 दिन हुआ है कोमा से बाहर आए हैं। तो फिर उनका पैरों का ऑपरेशन हुआ है, पैर गवा दिए हैं उन्होंने अपने दोनों। बाप रे, हमें पता कैसे नहीं चला दीदी? इतनी बड़ी घटना हो गई और हमें किसी ने खबर तक नहीं दी। पता नहीं भाभी, मुझे भी जानकारी नहीं थी। जब कल मैं पड़ोस वाली बिमला चाची के यहाँ बैठने गई तो उन्होंने मुझे बताया। दीदी, ये सब जानकर बहुत ही दुख हुआ। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। चलिए ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ, मेरा बच्चा उठ जाएगा तो परेशान करेगा मम्मी को। हे भगवान, इतना बड़ा हादसा हो गया और मुझे पता तक नहीं चला। हे परमात्मा, ये क्या हो गया? आपने ऐसा क्यों कर दिया? सावित्री, क्या हुआ? बड़ी उदास दिख रही हो तुम। अभी अभी तो बड़ी खुश थी, क्या हो गया? देवर जी का एक्सीडेंट हो गया जी, दोनों पैर कट गए हैं उनके। क्या बात कर रही हो सावित्री? निशांत का एक्सीडेंट हो गया? दोनों पैर नहीं रहे उसके? बाप रे सावित्री, 15 दिनों से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आज तक हमें पता कैसे नहीं चला? और आज तुम्हें किसने बताया इतनी बड़ी बात? अभी अभी सामने कविता दीदी आकर खड़ी हुई थी, उन्होंने ही बताया है कि निशांत भैया का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट के कारण उनके दोनों पैर नहीं रहे। मैं तो कहती हूँ जी, चलो चलकर मिलाते हैं हम। चलो जी। नहीं सावित्री, जो भी हुआ है उसके लिए बहुत दुख है मुझे, लेकिन हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने हमारे साथ जो किया है वो मैं जीवन भर नहीं भूल सकता। अरे निशांत के लिए मैंने क्या नहीं किया, माँ के लिए मैंने क्या नहीं किया, लेकिन क्या मिला हमें? क्या मिला बताओ? सौतेला बेटा कहकर घर से निकाल दिया गया। और हाँ खबरदार, यदि तुम उनके यहाँ गई तो तुम्हें भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक वो लोग सामने से आकर हमसे मदद नहीं मांगते या हमारे सामने आकर बातें नहीं बताते, तब तक हम लोग उनसे कोई मेलजोल नहीं रखेंगे। ठीक है जी, आप भी सही बोल रहे हैं। जिस स्थिति में उन लोगों ने हमको घर से निकाला था वो तो शायद जीवन भर हम लोग नहीं भूल सकते हैं। कैसे कैसे मैंने और मेरे पति ने 1 साल मेहनत करके कर्ज पटाया है। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। निशांत को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, समय के साथ 6 महीने बीत जाते हैं। दोनों पैर ना रहने के कारण निशांत की नौकरी भी जा चुकी थी। घर में जितना पैसा था सारा पैसा निशांत के इलाज में लग गया था। अब तो घर में आय के स्रोत भी नहीं थे। अब तो आए दिन निशांत और निशांत की पत्नी और निशांत की माँ तीनों के बीच में झगड़े शुरू हो गए। जब तक मेरे पास पैसा था तब तक तो मैं तुम्हें बहुत प्यारा था, तब तक तो तुम मुझसे बोलती थी कि मैं तुम्हें 7 जन्मों तक पाना चाहूंगी, 7 जन्मों तक मैं तुम्हें ही अपना पति बनाना चाहूंगी। फिर आज जब मैं अपंग हो गया, अपाहिज हो गया, तो तुम मुझे कोस रही हो, तुम मुझे गाली दे रही हो, मुझसे लड़ रही हो, झगड़ रही हो। तुम्हारे शौक-शान में कौन सी कमी छोड़ी मैंने? क्या कमी रह गई बताओ मुझे। अब आज जब मैं ऐसा हो गया तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। अरे मुझसे पूछो मेरे दिल पर क्या बीत रही है। मैंने तो अपना शरीर का एक हिस्सा खो दिया, ऊपर से मेरी जॉब चली गई। इतना स्वाभिमान से जीने वाला इंसान मैं आज हार गया हूँ। मेरे बारे में सोचो, तुम अपने बारे में सोच रही हो। ये सब कहने सुनने की बातें होती ही निशांत। जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, पैसों की। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। अरे मुझे यदि ऐसा पता रहता ना कि शादी के 2 साल बाद ही तुम अपंग हो जाओगे, तुम्हारे पैर कट जाएंगे, तो मैं तुमसे शादी न करती। भले ही मुझे तुमसे कितना ही प्रेम रहता, भले ही मैं जीवन भर कुंवारा रहकर अपना जीवन काट लेती, लेकिन तुमसे शादी कभी न करती। और अब तो मेरी अकेली बात नहीं है, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और मैं नहीं चाहती कि आगे चल के कोई भी मेरे बच्चे का मजाक उड़ाए, उससे उसके बाप के लिए बार बार रोका टोका जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को कोई अपंग का बच्चा बोले, उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाएं और
फिर तुम्हारे पास है ही क्या, ये बताओ मुझे। किस हिसाब से तुम अपने बच्चे को पालोगे, किस हिसाब से तुम मुझे पालोगे? अरे मेरी ही तो जरूरतों को तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो मेरे बच्चे की जरूरतों को क्या खाक पूरा कर पाओगे? बहू, ये क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? अरे मेरी बेटी ने क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे शौक पूरे करने के लिए? अरे जो तुमने बोला वो मेरे बेटे ने तुम्हें दिलाया, सोने से चांदी से हीरे सब कुछ तो दिलाया तुम्हें। क्या कमी छोड़ी मेरे बेटे ने? जब तक मेरे बेटे के पास पैसा था तब तक तो तुम उसे बहुत प्यार करती थी। आप तो रहने ही दो मम्मी जी, आपकी असलियत तो मेरे सामने अच्छे से आ गई है। मैं सब जान चुकी हूँ कि आप किस किस्म की औरत हैं। अरे आपने तो अपने उस बेटे को भी नहीं छोड़ा जिसने आपके लिए इतना कुछ किया। आपने उस बेटे को उस समय घर से निकाला तुमने जिस समय तुम लोगों की उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। आपके इस बेटे के लिए उसने 1 लाख रुपए साहूकार से लिया था, और आप लोगों ने क्या कहा उससे कि सारा पैसा उसी ने खा गया। अरे और क्या क्या बताऊं मैं? आप क्या सोचते हैं मुझे कुछ नहीं पता? मुझे सब कुछ पता है। आपके इसी बेटे ने मुझे सब कुछ बताया था। आप लोग 1 नंबर के धोखेबाज हो, गद्दार हो, गद्दार। इन्हीं सब चीजों का नतीजा है जो आज भुगत रहा है आपका बेटा। आज देखिए वो कहाँ और आप कहाँ हैं। कंडीशन ये आ गई है कि अब आपका घर भी बिकने वाला है। इतने कर्जदार हो गए हैं आप, आपके सर में जितने बाल नहीं है उतने का तो आपके ऊपर कर्जा हो गया है। अरे कैसे पटाओगे आप कर्जा, ये बताओ? कैसे पटाएगा आपका बेटा? ये लंगड़ा बेटा, ये अपंग बेटा, ये अपाहिज बेटा पटाएगा आपका कर्जा? कहाँ से पटाएगा? घर में दाल रोटी के लाले पड़े हुए हैं और आपका ये बेटा पटाएगा कर्ज? अरे अब तो कोई गुंजाइश भी नहीं है मम्मी जी कि कर्ज पटेगा। मैं तो आप लोगों के साथ रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरा सारा जीवन पड़ा हुआ है अभी। अरे तुझे तो भूखा नहीं मार रहा है ना, जैसे भी है जो भी है, तो तेरी तो सारी पूर्ति हो रही है ना। बता मुझे, तुझे किसी दिन हम लोगों ने भूखा रखा क्या? पेट तो जानवर भी भर लेता है मम्मी जी, फिर इंसानों की तो बात ही अलग है। पेट भरना ही सब कुछ नहीं कहलाता है। मेरे बहुत बड़े बड़े शौक हैं जिन्हें आपका ये अपंग बेटा पूरा नहीं कर सकता है। इसलिए मैं तो चली अपना सारा बोरिया बिस्तरा लेकर अपने मायके जा रही हूँ। अभी मेरा पूरा जीवन पड़ा हुआ है। अरे और बहुत जल्द आपके बेटे को तलाक भी दे दूंगी। कोई अच्छा सा लड़का देखकर दोबारा शादी कर लूंगी। अभी मेरे लिए बहुत से ऑप्शन हैं। रही बात बच्चे की तो सोचा जाएगा। अभी प्रेगनेंसी को बहुत भारी टाइम भी नहीं हुआ है। गोलियों के द्वारा सब खत्म हो सकता है। तो जा रही हूँ मैं अपने माँ बाप के पास, और हाँ, दोबारा पलटकर कभी नहीं देखूंगी। और आप लोग भी कभी मुझसे मुलाकात भी करने की कोशिश मत करिएगा। ऐसा मत करो बहू, हम लोग बर्बाद हो गए हैं वैसे ही, तो तुम और जा रही हो छोड़कर। मत करो बेटा ऐसा। माँ जाने दो उसे, वो सच ही बोल रही है। अब मेरे पास है ही क्या उसके लिए जो मैं उसकी पूर्ति कर पाऊंगा। एक बात तो सच ही है माँ कि जो आज हम भुगत रहे हैं ये सब हमारे कर्मों का फल है। एक्सीडेंट में मेरी जान ही चली जाती तो भला होता। ऐसे पल पल मरने को क्यों छोड़ दिया भगवान ने मुझे? अरे पैर की जगह मुझे ही पूरा ले जा लेता भगवान। बेटा 1-1 रुपए के लिए मोहताज हो गए हैं हम। क्या करें बेटा, बता क्या करें? मैं तो कहती हूँ कि हमें मनोज के पास चलना चाहिए। मनोज हमें जरूर समझेगा। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है। लेकिन माँ किस मुंह से भैया के पास जाएंगे? हमने तो 1 लाख रुपए के लिए उन्हें घर से निकाल दिया था। उन्हें हमने ऐसे समय पर घर से निकाला था जब सबसे ज्यादा जरूरत उन्हें हमारी थी। आज भैया भाभी सही थे तो देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और हम लोगों के कर्म बुरे थे तो आज हम कहाँ से कहाँ आ गए। मेरी मान बेटा, तू एक बार चल मेरे साथ, वो जरूर हमें समझेंगे। मैं जानती हूँ, मैंने उसे पाला पोसा है। मैं जानती हूँ कि मनोज कैसा है। अपनी माँ के बहुत मनाने के बाद निशांत तैयार हो जाता है। माँ अपने बेटे को व्हीलचेयर में बिठाकर मनोज के घर ले जाती है। मनोज बेटा। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सज़ा दे दिया है। देखिए भैया मैं किस तरह टूट गया हूँ। भगवान ने मुझसे मेरा तन धन सब कुछ छीन लिया। बेटा मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि तुझसे माफ़ी मांग सकूँ, लेकिन बेटा आज मैं सच में स्वार्थ के कारण तेरे पास आई हूँ। मेरा बेटा अपंग हो गया है, बहू घर छोड़कर जा चुकी है और घर में 1-1 रुपए के लाले पड़े हुए हैं। शाम के लिए खाने को बनाने को कुछ नहीं है। बात मेरे अकेले की रहती तो मैं कैसे भी करके अपना जीवन काट लेती, लेकिन बात आज मेरे बेटे की है जो मेरे आश्रित है। अब मैं बूढ़ी लाचार कहाँ जाऊँ, किसके आगे भीख मांगू? मुझे तो कोई भीख भी नहीं देगा। मैं अकेले यदि कहीं जाती हूँ तो मेरे बेटे की चिंता मुझे पल पल लगी रहेगी। बेटा हम माँ बेटे पर कुछ रहम खा बेटा, थोड़े बहुत कुछ पैसे दे दे जिससे हमारा जीवन चल सके। बेटा कुछ कर बेटा। कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को इस घर से। आप लोगों ने जिस तरीके से हम लोगों को घर से निकाला था, क्या वो दिन भूल गए आप लोग? अरे अभी ज्यादा पुरानी बात भी नहीं हुई है जो आप लोग इतनी जल्दी बातों को भूल गए।
मीनू बेटा, छोटी हो, छोटी की तरह रहो। इस तरह बड़ों के बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं है तुम्हें। हम बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, चलो जाओ अपनी पढ़ाई करो। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ मम्मी जी और देवर जी को हम अपने साथ ही रख लेते हैं। उन्होंने जो किया वो उनका कर्म था, लेकिन हम जो करेंगे वो हमारा कर्म है। अच्छा करेंगे तो भगवान अच्छा ही फल देगा। मेरी बात मानिए, इन्हें हम अपने साथ ही रख लेते हैं। लेकिन सावित्री, इन लोगों ने जो हमारे साथ किया। अरे उन्होंने जो किया, क्या उसके कारण हम अपनी इंसानियत छोड़ देंगे? ये बताइए, आज भैया अपंग हैं, खाने को 2 टाइम की रोटी नहीं है, 1-1 रुपए के लिए मोहताज हैं, और हम ऐसे समय पर उन्हें छोड़ देंगे? फिर हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा? आप ये बताइए। यदि आज ये लोग यहाँ से चले गए तो मैं जीवन में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, अपने आप से नजर नहीं मिला पाऊंगी, और आप खुद अपने आप को हमेशा दोषी मानते रहेंगे। प्लीज माफ कर दीजिए, इन लोगों को अपना लीजिए। देखिए, जो भी है जैसे भी है, हमारा परिवार है। परिवार से कभी अलग नहीं होता। धन्य है तुम सावित्री, धन्य हो। माँ निशांत, मैं कौन होता हूँ आप लोगों को माफ करने वाला? वो ऊपर वाला बैठा है ना, वो सबके कर्मों का हिसाब लेता है। आप लोग यहाँ हमारे साथ ही रहेंगे, हमारे घर पर। अब आप लोग की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, भगवान तो हमें कभी माफ नहीं करेगा, लेकिन तू भगवान से बड़ा हो गया। तूने हमें माफ कर दिया बेटा। जीवन में कभी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। जिस बेटे के साथ मैंने इतना बुरा किया, आज वही बेटा मेरा आसरा बना। बेटा, जीवन भर ऋणी रहूंगी तेरी, जीवन भर। इस तरह निशांत और निशांत की माँ दोनों ही मनोज और मनोज की पत्नी के साथ रहने लगते हैं। मनोज और मनोज की पत्नी दोनों ही निशांत की माँ का और निशांत के बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।